नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। फिर से आज सीटेट की विषय वस्तु के साथ फिर से मैं आप लोगों के साथ हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों के साथ कि लगातार मैं आपको सभी विषयों को क्रमशः पढ़ाता रहूंगा। तो मैंने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीडीपी में आप लोगों को पढ़ाया, हिंदी शिक्षण दिया। आज संस्कृत के गद्यांश और कुछ शिक्षणों को लेकर के उपस्थित हूं और मैं फिर से वादा करता हूं आपका सहयोग अगर जैसा बन रहा है मेरे साथ, बहुत इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कि लगातार वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ लाभान्वित हो रहे हैं, ये हमारे हृदय को प्रसन्नता दे रही है। तो मैं उत्साहवर्धन मेरा हो रहा है और मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। एग्जाम तक थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा मैराथन क्लास भी रहेगा, लाइव की व्यवस्था कर रहा हूं। सिर्फ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जो भी त्रुटियां होगी, आप लोगों को अगर वीडियो में कहीं प्रॉब्लम्स लगता है, समझ में नहीं आता है, अभी हम लाइव नहीं है, कोई बात नहीं, लाइव नहीं है, वीडियो है आपके पास, कमेंट बॉक्स तो है। अब कमेंट भी नहीं कीजिएगा, गुमगुम रह जाइएगा तो इसका क्या फायदा। मैं भी अपने ढंग से पूरा मेहनत करता हूं, मुझे लगता है नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने देखा अच्छा नहीं लगा, स्किप किया, बंद किया, बात खत्म। बात इससे फायदा नहीं होगा। तने देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए आपके साथ आपको मैं घर बैठे कितना कुछ पढ़ा सकता हूं। अब आइए, समय जाया नहीं करेंगे, मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि गौर से सुनिए, सुनने मात्र से संस्कृत को मैं क्लियर करूंगा। सरस्वती ने वो क्षमता दी है मुझे कि सीटेट के हर एक विषयों को मैं ढंग से आप लोग को समझा सकूं और इसका साक्ष्य है आज इस क्षेत्र के शिवाजीनगर ब्लॉक के, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के, कुछ दरभंगा भी अंश था, हजारों छात्र जो इस संस्थान से पढ़कर शिक्षक बन चुके हैं। निश्चित तौर में आप में भी देखने वाले बहुत सारे मुझे जानते होंगे। अब आई संस्कृत की बात मैं करता हूं। तो सबसे पहले संस्कृत कोई भी लैंग्वेज आपका दो होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट लैंग्वेज जिसको भी आप चयन करते हैं, अमूमन अपने यहां हिंदी को लोग फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं और संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज लेते हैं। आप सीटेट के एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो आपको बढ़िया से पता होगा कि 91 से लेकर के 120 तक का जो क्वेश्चन होता है ये फर्स्ट लैंग्वेज का होता है। जहां आपको हिंदी लिए हैं तो हिंदी मिलेगा, संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत मिलेगा। और लैंग्वेज 2 अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपको ये मिलेगा 121 से 150 तक का क्वेश्चन। तो 121 से 150 तक का अपने यहां मैं छात्रों को जो हमसे प्रेरित हैं और आप लोगों को भी कहूंगा, अगर संस्कृत बहुत अच्छा पकड़ है, संस्कृत पे तो अच्छी पकड़ है तो लैंग्वेज फर्स्ट रखिए, नहीं उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो फॉर्म भराने का टाइम अभी शेष है, उसका भी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं। फॉर्म कैसे भरेंगे, आप लोग क्या क्या डालें क्या नहीं डालें, वो सब के बारे में बताऊंगा। लैंग्वेज 2 रखें, संस्कृत 121 से 150 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे संस्कृत भाषा के। तो ये सब थोड़ा क्या बारीकी है, इसमें होता क्या है, लैंग्वेज 2 और 1 में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। लैंग्वेज 1 में एक गद्यांश होता है, यानी कि पैराग्राफ होता है। गद्यांश हम संस्कृत में कहते हैं, एक पैराग्राफ होता है। और लैंग्वेज 2 में और उसके बाद एक गद्यांश होता है, जिसको अंग्रेजी में कहें तो पोएम, काव्यांश हिंदी में कहें, कविता का अंश होता है जिस पर में क्वेश्चंस होते हैं। तो गद्य हम समझ सकते हैं आसानी से, पद को समझने में अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो थोड़ा सा भाव निकालने में दिक्कत होती है, तो वहां गलत होने की संभावना होती है। इस संभावना को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को रखेंगे। 2 लैंग्वेज यानी कंपलसरी है। जो लोग अंग्रेजी रख रहे हैं, संस्कृत उनके किसी काम का नहीं है, मेरा वीडियो उनके किसी काम का नहीं है। लेकिन जो हिंदी संस्कृत रख करके सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सदैव तत्पर हूं और बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। अपने यहां बैच भी चलता है, जो आसपास के बच्चे आते भी हैं ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में मैं बैच तो नहीं दिया लेकिन वीडियो लेके आपके समक्ष हूं। तो 2 गद्यांश होगा, उस पर आधारित, पहले पर आधारित 9 और दूसरे पर 6, जिसमें कुछ ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरणात्मक क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं। कुल मिला के गद्यांश से आपका 15 नंबर होता है। गद्यांश से कितना नंबर का क्वेश्चन होता है, 15 नंबर। और उसके बाद 15 नंबर का शिक्षण होता है। तो संस्कृत का जो शिक्षण है
वो हिंदी का ट्रांसलेट होता है। आपको हिंदी शिक्षण अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो और अर्थ लग जाता है। सबसे बड़ी बात होती है संस्कृत का अर्थ लगाना। अर्थ लग गई तो इसके भी आप क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसानी से 28-29 नंबर दे देगा। क्वेश्चन आसान होता है। अब मेरी बात को समझिएगा। एक दो कमेंट आए कि सर हंसाते नहीं है। अब विषय ही मैं संस्कृत लेके चल रहा हूं तो थोड़ा सा सीरियस मोड में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, विषय वस्तु ऐसी है। जब मैं पढ़ाऊंगा और विषयों को सीडीपी में, जैसे मैं सोच रहा हूं कि अब आपको जिन पियाजे कोहलबर वाइगोत्स्की के बारे में एक वीडियो कल पियाजे का बना दूं, जो आप लोग समझिए। फिर क्रमशः हम चलते रहेंगे, सब कुछ को देखते रहेंगे। जहां से क्वेश्चन आना है एकदम 100% आ जाएगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग इस पर में। तो आप जैसा कि समझ चुके कि 2 गद्यांश होगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो पहला एक गद्यांश लिया और मैं कुछ शिक्षण का क्वेश्चन आज लिया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। अब आइए अर्थ लगाने के तरीके को देखिए। पहले अगर आप लोग को 2-3 चीज संस्कृत में अगर कमांड है, फिर से मैं कहता हूं, देखिए लकार, शब्द रूप, कारक, ये 3 चीजें अगर कमांड हैं तो अर्थ आप लगा सकते हैं। लकार में मैंने सिखाया था, मेरा लकार का वीडियो है, आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। कारक का भी एक वीडियो है, हिंदी में है, संस्कृत का नहीं है। मैं संस्कृत के साथ भी आऊंगा और बहुत जल्द आऊंगा। फिलहाल आप लकार का वीडियो निश्चित तौर पर देख लें। पार्ट 1 पार्ट 2 में करके है 5 लकार, उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है। यहां भी क्वेश्चन होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 चीज कमांड होना जरूरी है। तो लकार में आपके साथ हूं। सदरूप किसी भी किताब से आप देखेंगे तो एक औकारांत, एक आकारांत, एक हर्षिकारांत, एक दीर्घिकारांत, एक हर्षुकारांत, उसके बाद अस्मद, युष्मद और तत्, इतने शब्दरूप आपको याद करने होंगे। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है और यहां समझने में भी आपको मदद करेगा। हो सकता है ये लिखा हुआ आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो, क्योंकि ये तो ब्लैंक पेज नहीं है, ये पैराग्राफ पर मैं लिख रहा हूं। ये त्रुटि में तो आप समझ सकते हैं औकारांत, आकारांत, हर्षिकारांत, दीर्घिकारांत, हर्षुकारांत, जैसे देव या बालक याद करते हैं तो औकारांत में आ जाता है। लता आकारांत में, मुनि हर्षिकारांत में, नदी दीर्घिकारांत में, साधु हर्षुकारांत में, अस्मद अहम आवाम वयम वाला हो गया, युष्मद त्वम युवाम यूयम वाला, तत्सहतौते, ये शब्द रूप है। नहीं दिखा है इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। अभी फिलहाल हम इसको खसकाएंगे या लिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं। अब आइए एकदम जॉली मूड में आइए, एकदम प्रेम से आइए, हंसते हुए आइए और समझने की कोशिश कीजिए। माइंड को फ्री कीजिए। माइंड में प्रेशर लेकर के पढ़िएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा। एकदम जॉली मूड में पढ़िए। हम कहते हैं एकदम, हम जब वीडियो बना रहे हैं हम बिल्कुल जॉली मूड में। हम आपके लिए हैं, आप अपने कैरियर के लिए, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा चीज है अभी आपका लक्ष्य। बिना लक्ष्य का जीवन अधूरा होता है। अपने लक्ष्य को अचीव कीजिए। मेरा लक्ष्य है आप तक इस वीडियो को पहुंचाना, समझाना, जिससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सुविधा महसूस हो। अब आइए निर्देश। निर्देश में क्या दिया गया है, निर्देश समझते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उचितम उत्तरम लिखत। अधोलिखितम, नीचे लिखे गए, गद्यांशम, गद्यांश को, पठित्वा, पढ़कर, पठित्वा का अर्थ क्या होता है, पढ़कर। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो अक्त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, अक्त्वा। अक्त्वा में क्या चीज बचता है, त्वा। प्रत्यय का एक वीडियो है मेरा, देख लीजिएगा, बहुत हद तक आप क्लियर हो जाइएगा। पठित्वा प्रश्नानाम उचितम उत्तरम लिखत, प्रश्नों का उचित उत्तर लिखें। कोई दिक्कत भाई है तो बोलिए, कमेंट कीजिए, नहीं है तो ठीक है। अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उचितम उत्तरम लिखता। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उचित उत्तर लिखें। ये हो गया। अब आइए गद्यांश की ओर। गद्यांश में क्या है, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे
दैन्य दिनान व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बंधु भवति। उत्सवे, उत्सव में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, उत्सव में, व्यसने हमारी आदतों में, दुर्भिक्षे अकाल के समय में, राष्ट्र विप्लवे जब राष्ट्र संकट आ जाए उस समय में, दैनन्दिन व्यवहारे और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वही बंधु होता है, यानी वही मित्र होता है। आजकल उपयोगिता की मित्रता बड़ी चलती है, मतलब है तो फल्ला बाबू, मतलब नहीं है तो मन मन गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन संसार है, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। ऐसा ही मिसलेनी से हमारा नीति शास्त्र कहता है कि वास्तविक मित्र कौन होता है, तो जो हमारा उत्सव में, हमारी आदतों में, अकाल के समय में, राष्ट्र संकट के समय में, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में सहायता करता है, वास्तविक मित्र वही होता है। ठीक है, पहला लाइन। अब आइए, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में हर जगह पर ऐसा भाव होना चाहिए, तदा विश्व बंधुत्वं संभवयति, तब ही विश्व बंधुता संभव हो सकती है। यानी हर संकट के समय में एक देश दूसरे देश की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, तभी विश्व बंधुता होगी। लेकिन आजकल देख ही रहे हैं, अभी बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ नहीं, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। खैर, उनका आंतरिक मसला है, इन चीजों पर मैं बोलना नहीं चाहता, आप सभी समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं हम। परंतु अधुना निखिले संसारे, लेकिन अधुना मतलब क्या होता है, इस समय, निखिले संसारे पूरे संसार में, कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति, कलह का और अशांति का वातावरण है। चौ को बीच में ले लेंगे हम, चौ को बीच में लेंगे, कलह और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति, ते परस्य कष्टस्य स्वकीयं कष्टं न गण्यन्ति। मानवा परस्परं न विश्वसन्ति, मानव परस्पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई विश्वासघात करने वाला मिल जाता है। तो विश्वासघात करने वाला मिल जाता है तो एक जगह विश्वास टूट गया तो दूसरी जगह विश्वास जमाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विश्वास करके हम लोग चलें, हर कोई एक जैसा नहीं होता। ते परस्पर से कष्टम स्वकीयं कष्टम न गणयन्ति, वे परस्पर दूसरे को के कष्ट को अपना नहीं जानते। चल उसका हुआ ना, मेरा नहीं। वो परिस्थितियां कल मेरे साथ भी आ सकती है, ऐसी कल्पना नहीं करते। आज हम संकट में किसी की मदद कर रहे हैं, तब तो कल वो मेरी मदद करेगा। सहानुभूति एक तरफा नहीं होती है, ठीक है। अपीच समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, और भी है, समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेसाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उस देश के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च देश भावना दृश्यते। संसार में हर जगह पर विद्वेष यानी द्वेष वाला, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकास अपि अवरुद्धा भवति, जिससे क्या होता है, देशों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इसमें इसकी महान आवश्यकता है। यत जो एका देश, एक देश, अपूर्ण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन, जो कमजोर देश है उन देशों के साथ निर्मल हृदय से बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, मित्रता का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यकी,
विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है तथा विकासित देशयों, विकसित और विकसित देशयों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता होगी, जो कौन बढ़ रहा है और कौन कम हो रहा है। अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी संभव है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सिर हिलाइए, नहीं कमेंट कीजिएगा। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्त समर्था। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया सहयोगेन, मित्रता की भावना और सहयोग की भावना से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। ये आपका गद्यांश था। अब इस गद्यांश के बाद, चूंकि अभी मैं पूछ भी लूं तो कोई फायदा है नहीं कि कहां कौन लाइन समझे कौन लाइन नहीं समझे, तो वीडियो को रिपीट देख लीजिएगा अगर नहीं समझे। मैं कोशिश किया हूं हर शब्द का अर्थ क्लियर करने का। अब क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया गया है, अपने आप आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्किप करता हूं, बढ़ाया। हाँ, अब पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए पहले। विश्वे सर्वत्र कीदृशः भावः भवेत्। विश्व में हर जगह कैसी भावना है, होना चाहिए, भवेत् है होना चाहिए। तो यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तो विश्व बंधुत्वं संभवयति। अब यहां कहता है कैसी भावना होनी चाहिए, तो यहां पर मैं लाइन मिलाइए, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः तदा विश्व बंधुत्वं संभवयति। कैसी भावना होनी चाहिए, तो विश्व बंधुता की भावना होनी चाहिए। तो यहां पर हम सी नंबर को लॉक करेंगे। हिंसा भाव विश्व में नहीं होना चाहिए, हिंसा का भाव होगा, एक दूसरे को मारेंगे, क्या ऐसा ठीक लगेगा? नहीं। विकास भाव तो चल सकता है, लेकिन हमको इस गद्यांश से ही आंसर लेना है। तो गद्यांश से आंसर लेना है, तो गद्यांश में क्या कह रहा है, विश्व बंधुत्व का भाव होना चाहिए। विश्व सर्वत्र कीदृशः भावः भवेत्, तो विश्व बंधुत्व भाव। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आप चलिए। फिर इसी तरह मैं गद्यांश पर ही दिखाऊंगा। निखिले संसारे कलहस्य अशांति या वातावरणस्य कारणम। अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। अब यहां पर देखिए, मानवा परस्परम न विश्वसिन्ति, जिसका कारण क्या है, मानव परस्पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उनका समानार्थी शब्द, ये चूंकि 2018 का हूबहू पूछा गया सेट मैंने उठाया है, तो आपको काफी मदद होगी इससे। अब देखिए, निखिले संसारे कलहस्य शांति या वातावरणम कारणम, तो विकास भाव और शांति का कारण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। व्यवहार भाव, सहायता भाव, ये तीनों पॉजिटिव है। चौथा ये नेगेटिव है, विश्वास अभाव। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया विश्वास के अभाव के कारण पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। किसके कारण? तो विश्वास के अभाव के कारण। दैट्स क्लियर। गद्यांश में भी मैंने यहां कह दिया, क्यों, तो परस्परम न विश्वसिन्ति, परस्पर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या हो गया, विश्वास का अभाव हो गया, विश्वास का अभाव हुआ, तो यहां विश्वास का अभाव। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। बहु विषयेषु यह सहायतां करन्तु सह भवति। तो पहले मैंने क्या कहा था, उत्सवे, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनन्दिन कार्ये यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। वह कौन होता है, तो बंधु। तो यहां पर है बहु विषयेषु, बहुत सारे विषयों में जो सहायता करता है वह होता है, क्या होता है, तो बंधु होता है। ना कि सेवक मतलब नौकर हो गया, मित्र और शत्रु नहीं हुआ, क्या होता है, मेरा बंधु होता है। मित्र भी दे सकते हैं हम, सही है, लेकिन हम यहां मित्र को नहीं लेंगे, क्योंकि इस गद्यांश में मित्र की चर्चा नहीं है। किसकी चर्चा है, बंधु की चर्चा है। तो कभी भी ऐसा नहीं देखिएगा, ये चीज भी आप लोग ख्याल रखिएगा। आप कहिएगा कि जो हमारा बहुत सारा सहायता करेगा वो हमारा मित्र होगा, लेकिन मित्र तो होगा, आप बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं है। पर गद्यांश में भी हमको देखना है कि गद्यांश में जिक्र भी हुआ है क्या, किस शब्द का जिक्र हुआ है।
तो बंधु शब्द का जिक्र हुआ है, इसलिए बंधु आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे समृद्धि प्राप्तुं का भावना उपेक्षिता भवति। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने की क्या भावना उपेक्षित होती है? तो यहां पर देखिए, विश्व बंधुत्व भावना कभी नहीं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने पर कौन सी भावना अपेक्षित होती चली जा रही है? एक देश बढ़ता जा रहा है, दूसरे देश के साथ मित्रता तोड़ते जा रहा है। समाज में भी देखिए, एक अमीर हो गया तो गरीब के साथ दोस्ती तोड़ देता है, कहता है दोस्ती बराबर वालों में होती है। अरे दोस्ती बराबर वालों में होती तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती होती ही नहीं, कर्ण और दुर्योधन की भी दोस्ती नहीं होती। इतिहास साक्षी है, हमारा भगवान ने वो उदाहरण प्रस्तुत किया है। दोस्त तो दिल के मिलने से होता है, संपत्ति मिलने से थोड़ी होता है। लेकिन आज ये भावनाओं का कहीं ना कहीं हमें अभाव दिख रहा है। तो अब आइए, तो यहां पर मैं किसका अभाव? ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे समृद्धि प्राप्त का भावना उपेक्षिता अस्ति। मैत्री भावना। कौन सी भावना उपेक्षित हो गई है? तो मैत्री भावना, ये आंसर हो गया। अब आगे चलिए। एतादृशः इति पदम कस्मिन् गणे अंतर्भवति। एतादृशः ये पद जो है किसके अंतर्गत आता है? क्रिया विशेषण है, नामवाचक है, क्रिया है, सर्वनाम है। ऐसा, एतादृशः मतलब होता है ऐसा ही। एतादृशः तो किसके अंतर्गत आएगा? तो यह स्पष्ट है कि सर्वनाम है। ये कौन सा है? सर्वनाम है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। वैसे तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम पर एक वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दे देता हूं। क्रिया विशेषण पर, विशेषण पर, इन सब चीजों पर एक एक वीडियो में दे रहा हूं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, साथ निभाइए, हर एक चीज पर आएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। और सीखिएगा, बैच में सीखिएगा, ये भी हम चैलेंज करते हैं। ध्यान देना आपका काम है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो मैं सॉरी बोलूंगा। चलिए आगे चलते हैं हम। कुर्यात इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से कहा था कि लकार का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। कुर्यात इति पदे कस्मिन्, एत, एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एम होता है विधिलिंग लकार का। लोट होता है तूतामंतु, ये नहीं होगा। लंग लकार, तौतामन, अहतम तो, ओ लगा हुआ मिलेगा, ये नहीं होना है। लट, तीता, अंति, सीता, ता, आमी, आवा, आमा, बचपन से पढ़ते आए होंगे लोगों। बच्चा में संस्कृत पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तीता अंति पढ़ रहे हो, ऐसा बोलता था। तो संस्कृत मतलब तीता अंति समझता था, वो क्या था? लट लकार। तो ये तीनों नहीं हुआ। अब आ गया विधि लिंग लकार, आप पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर मैं नाम क्या दिया गया है? लिंग लकार दिया गया, विधि लिंग लकार। तो ये आंसर हो गया इसका, विधिलिंग। डायरेक्ट जब तक याद नहीं कीजिएगा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप मेरा लकार का एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग। चलिए, सहयोग शब्द से पर्याय अस्ति। पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा है ना, तो सहयोग का यहां पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा, ये भी पूछा गया, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये रहेगा ही पर्यायवाची वाला। समानार्थी शब्द का आविष्कार नहीं होगा, गणनम नहीं होगा, योगाभ्यासा नहीं होगा, बचा क्या आपका? सहकारा। सहयोगा, सहकारा, साथ कार्य करने वाला, सहयोग देने वाला, दोनों इक्वल हो गया। दैट्स क्लियर। अब थोड़ा सा बढ़िए आगे, बहुत आगे बढ़ गया ये, खैर कोई नहीं। संसारे सर्वत्र किं दृश्यत। संसार में हर जगह आजकल क्या दिखाई दे रहा है? गद्यांश के अकॉर्डिंग चलिए। विद्वेष, शत्रुता, हिंसा, ये तीनों दिखाई दे रहा है। उपयुक्त सर्वम, क्या दिखाई दे रहा है? उपयुक्त सर्वम, यानी विद्वेष भी दिखाई दे रहा है, शत्रुता भी दिखाई दे रही है, हिंसा भी दिखाई दे रहा है, यानी उपयुक्त सभी दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो। तो अब ये गद्यांश था आपका, हमें उम्मीद करते हैं कि बनाने का तरीका आप समझे होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आज शिक्षण का भी लिया हूं आप लोग को समझाने के लिए, कि चलो एक साथ कुछ ज्यादा फायदा हो जाए, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड होगा। आइए उस पर में हम लोग चलते हैं। एक दिन में एक ही गद्यांश इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा सौहालियत लगे समझने में। भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखिते उचितम किम। क्वेश्चन क्या कहता है? पहले अर्थ को समझिए, अर्थ को समझिएगा तो आसानी से शिक्षण का क्वेश्चन का
हल कर दीजिएगा, छांट दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। भाषा संदर्भे, भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखितों में क्या उचित है? भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम? भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या उचित है? निबंधात्मक प्रश्न किसको कहते हैं? हम लोग जब एग्जाम देते थे तो लिखते थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो बड़ा होता था। लेख भी लिखते थे तो लेख तो डायरेक्ट निबंध हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितना लिखते थे आप, जिनका उत्तर 200 शब्दों में लगभग देते हैं हम, वो सभी आ गए निबंधात्मक प्रश्न। इसके संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यार्थी भी केशाश्चन प्रश्नानां कृते उत्तरम संजीकरणीयम एवं प्रकारणेतैः बहुपठन समय आरक्षिता भवति। विद्यार्थी कुछ प्रश्नों के लिए उनके उत्तर को सजाते हैं एवं इस प्रकार से उनका बहुत समय बच जाता है। बिल्कुल गलत। एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रमम आवेश्यति, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आ जाता है, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। विद्यार्थिनः समर्थानुसार मूल्यांकने सहायकं भवति येन स्वस्य व्यवस्थित रूपेण व्यक्ति करोति। विद्यार्थी के सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में वो सहायक होता है। अब देखिए, जब भी आप लिखते हैं निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर, बड़ा प्रश्न का उत्तर, तो आप अपने विचारों को उसमें व्यक्त करते हैं। विषय वस्तु होती है प्रश्न के अनुसार, और विचार किसका होता है? आपका। आपकी लेखन शैली कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपको हिंदी लिखने का या अंग्रेजी लिखने का या संस्कृत लिखने का ज्ञान है कि नहीं है, पूर्ण विराम, कॉमा चिन्हों का, विराम चिन्हों का प्रयोग आता है कि नहीं आता है, ये सारा मूल्यांकन किससे हो जाता है? निबंधात्मक प्रश्न से। आपके लिखने की शुद्धता, इसका भी ज्ञान होता है। तो इसीलिए इसका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन मैं चौथा भी पढ़ देता हूं एक बार। एतत् विद्यार्थिनां परीक्षासु केषांचन प्रश्नानां उत्तरकरणार्थं सहायकं भवति। इससे विद्यार्थियों के परीक्षाओं में कुछ प्रश्नों के उत्तर करने में सहायता होती है। ये नहीं होगा क्योंकि जो एक प्रश्न होता है वो अपने आप में होता है। आगे चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, पहला का सी नंबर आंसर हुआ, आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। समय होता है आपके पास सेलफोन होता है, कोई छीन तो रहा नहीं होता है। आप इत्मीनान से देखिए, थोड़ा सा समय मेरे साथ दीजिए, मैं बहुत ढंग से कोशिश करूंगा कि आपको सिखा लूं। मेरी मेहनत है, बाकी आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये तो आप पर निर्भर करता है कि क्या हो रहा है। मैं कैसे कह सकता हूं, मैं अपने ढंग से मेहनत कर रहा हूं, बाकी जजेस आप हैं, निर्णय आप दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं निश्चित कहूंगा कि कमेंट कीजिए, लाइक तो करिए ही करिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, जिससे कि आपके परिवार की संख्या बढ़े। काफी तेजी से बढ़ रही है संख्या, लेकिन हम लोग एक बड़ा अचीवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको करें और मैं आपके साथ हूं, लगातार मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। अब आगे आइए। दिव्यांगानां लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दिव्यांग समझते हैं, मोदी जी के द्वारा ये दिया गया शब्द है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन शब्दों को दिया है। दिव्यांग, पहले जिन्हें हम विकलांग के नाम से जानते थे, तो उनको अगर, अब दिव्यांग लोगों को अगर हमको लेखन कौशल बढ़ाना है तो किसकी आवश्यकता होगी? लेखन कौशल बढ़ाने के लिए किसी का भी, वैसे जरूरत सबका है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है? समाचीन शब्दावल्या प्रयोग, उचित शब्दावली का प्रयोग। सुंदर हस्ताक्षर, ये तो लिखने के ऊपर निर्भर करेगा, लिखते लिखते हो हस्ताक्षर अच्छे होते हैं। विचारों की मौलिकता निबंधात्मक प्रश्न में ज्ञात होगा। प्रतीकात्मक भाषा या प्रयोग, ये भी लिखने का कौशल है। लेकिन सबसे अधिक जो जरूरत है वो क्या है? उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भाषाया निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बल देयम्। भाषा के समग्र मूल्यांकन के लिए किसके ऊपर बल देना है? अब नॉर्मल सी बात हम आपको कहते हैं, हम आप जो भाषा सीखे हैं उसका काम क्या है?
भाषा किस उद्देश्य से सिखाई जाती है? अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए और दूसरे के विचारों को समझने के लिए भाषा का उपयोग यही है। तो सबसे अधिक भाषा की आवश्यकता कहां है? तो जब आप भाषा किसी के सामने प्रदर्शित करते हैं तो आप भाषा के कितने अच्छे ज्ञाता हैं ये समझ में आता है। तो अब यहां शुद्ध उच्चारण सिर्फ उच्चारण करने से नहीं होगा, उत्तम शब्दावली से भी नहीं होगा, प्रयोजना कार्यों से भी नहीं होगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में समर्थ होना। इसका आंसर होगा कि भाषा या निरंतरम समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बल देयम्। भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन में किस पर बल देना चाहिए? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के सामर्थ्य पर, कि किस स्थिति में कैसे भाषा का प्रयोग कर पा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुभाषिकता, एक से अधिक भाषा सीखने को क्या कहा गया है? बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या है? तो एक संसाधन है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, कभी बाधक नहीं होगा। डायरेक्टली हिंदी में भी संस्कृत में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुभाषिकता क्या है? तो एक संसाधन है। अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कहां संसाधन दिया गया, उसको मार देंगे। तो भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन हम पहला लॉक किए हम। भाषा अधिगम में समस्या सृष्टि करो, तो भाषा अधिगम में समस्या सृष्टि करता है? नहीं करता है, मदद करता है। बहुभाषिकता क्या है? एक भाषा को सीखने के बाद दूसरी भाषा सीखने में वो क्या करता है? आपकी मदद करता है। भाषा सीखने एका बाधा नहीं होगा। भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी, प्रमादकारी मतलब दुख देने वाला, ये भी नहीं होगा। यानी क्या हो गया? भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधनम। आपका ये आंसर हो गया। आगे बढ़िए, याद रखिएगा बहुभाषिकता क्या है? तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है दूसरी भाषा को सीखने में। हमेशा ये हिंदी में पूछे, संस्कृत में पूछे, जिसमें पूछे ब्रेन में एडजस्ट कर लीजिए। आगे बढ़िए। भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मौखिक, तब लिखित वगैरह में आते हैं। तो कहता है लिखित भाषा नहीं होगा, मौखिक भाषा नहीं होगा, सांकेतिक भाषा को लॉक कीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, इस समय ज्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो संकेत भाषा। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? संकेत भाषा। व्याकरण तो कभी होना ही नहीं है। अगला, प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम अनयोर मध्ये अधस्तने सुखः पक्षा साधु इति भवान भवति चिंतयति। प्राथमिक स्तर पर कथा तथा कविता, इन दोनों के मध्य में नीचे लिखे गए कौन सा पक्ष उत्तम है, आप इसके बारे में क्या चिंतन करते हैं? तब ऑप्शन को पढ़ना होगा, बिना ऑप्शन पढ़े इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन कहता है विभिन्न मुख्य नाम ध्येयानाम उदाहरणाम पुनरावृत्ति बहुवारम भवितव्यम। विभिन्न मुख्य नामों का उदाहरण के द्वारा पुनरावृत्ति बहुत बार होता है, कभी नहीं होगा। विशिष्ट लेख का नाम कवित्वम तथा कथायश्च, विशिष्ट लेखकों का कविता और कहानी को पढ़ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर से ज्ञान क्या हो रहा है कविता और कहानी को पढ़ने से, इस पर ध्यान देना। ते मूल्य पर का भवे, गलत। कथा तथा कवित्वम उभयम अपनी शब्दावली दृष्टिया समृद्धम भवेताम, वेरी गुड। देखिए प्राथमिक स्तर पर कथा और कविता जो पढ़ाया जाता है, सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर हमारा टारगेट क्या होता है? बच्चों में शब्दावली डेवलप करना, वर्ड स्टोर कराना। जब तक किसी भाषा का आपके अंदर वर्ड स्टोर नहीं होता, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, हम लोग हिंदी भाषा पृष्ठभूमि से, अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है भी और नहीं भी, दोनों बात करते हैं। क्यों? तो वर्ड स्टोर का कहीं ना कहीं अभाव रहा, प्रयोग में नहीं लाए। तो शब्दावली अगर बेहतर ना हो तो किसी भी भाषा पर आपकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर कविता और कहानी देने का मूल उद्देश्य क्या होता है? शब्दावली को डेवलप करना। आगे चलिए। भाषा या व्याकरण शिक्षायाम कस्य समीकरणाय सहायकं भवति। भाषा व्याकरण शिक्षण में किसका समीकरण समान करने में सहायक होता है? व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण क्या है? भाषा का एक अनुशासन है जो भाषा की शुद्धता को साधता है। व्याकरण की भी परिभाषा है, भाषा के अनुशासन को हम क्या कहते हैं? तो व्याकरण। वैसे सामान्यतः आप लोग ये परिभाषा भी याद किए होंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए। याद होगा, बचपन से हम लोग याद करते आए। तो व्याकरण का कार्य ही क्या है?
इसको ब्रेन में एडजस्ट कीजिए। तो व्याकरण का कार्य है भाषा को शुद्धता प्रदान करना। तो शुद्धता प्रदान करना, तो यहां पर हम देखते हैं संख्यात्मकतया गलत है, ये नहीं हो सकता। साक्षरतया नहीं होगा। वाक् प्रवाह से सबसे बेहतर क्या मिला? शुद्धताया। तो भाषा या व्याकरण शिक्षण कस्य समीकरणाय सहायकं भवति। भाषा का व्याकरण शिक्षण किसके समानता में सहायक होता है? तो शुद्धता के लिए सहायक होता है। यहां पर इसको हम लॉक करेंगे, इसका आंसर हो गया। अब आगे देखिए, लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किस संबंधम अस्ति। लेखन परंपरा से नीचे दिए गए में किसका संबंध है? तो लेखन परंपरा में जब कुछ आप लिखते हैं तो लिखने में विराम चिन्हों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विराम चिन्हानां सम्यक प्रयोग दे दिया है, पहला ही ऑप्शन सही है। समाचीन शब्दावली होता है, इसका भी है, लेकिन इससे इंपोर्टेंट किसका है? विराम चिन्हों का। कल्पना की भी जरूरत पड़ती है, कथा विचार की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है? इन सब के होने के बाद भी अगर सम्यक विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ तो आपका लेखन गलत हो गया। कहाँ कॉमा देना है यानी अल्प विराम देना है, कहाँ अर्ध विराम देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लेखन कौशल में। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भाषा या मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य का क्या? भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी संबंधी उपलब्धि नाम आकलनम, विद्यार्थियों के संबंध में उपलब्धियों का आकलन नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, किसी भी चीज के मूल्यांकन का उद्देश्य होता है हमारा, इसको ब्रेन में रखिएगा, किसी सब्जेक्ट में आए कि उसकी त्रुटि को जान करके उसका उपचार करना, जो कुछ कमियां रह गई है उसका, यानी निदानात्मक शिक्षण, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण किसको कहते हैं हम? तो बच्चों की कमियों को पता लगाना, बच्चों की कमियों का पता लगाना निदानात्मक हो गया, और कमियों को दूर करना उपचारात्मक हो गया। तो विद्यार्थी संबंधी उपलब्धि नाम आकलन नहीं होगा। अधिगमे त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनतम परिष्करणम, अधिगम में त्रुटियों को का निरीक्षण करना तथा उसका शून्यता से परिष्करण यानी पूर्णतया समाप्ति करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। विद्यार्थी सु त्रुटि नाम अन्वेषणम, विद्यार्थी की त्रुटियों का सिर्फ खोज नहीं होगा, त्रुटि की खोज करने के बाद उस त्रुटि को दूर भी करना है। विद्यार्थी नाम प्रदर्शनम दृष्टवा प्रोन्नति कृते निर्णय, नहीं, प्रोन्नति के लिए हम कभी नहीं पढ़ाते हैं। तो ये बच्चों इतने क्वेश्चन हमने किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे मैं मांगने का आदत ही नहीं, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका चैनल है, आपका परिवार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर इसको बांटें। अगर अच्छा लगता है तो सहयोग करें, मैं और भी कुछ लेता आऊंगा, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।